कर दीजिए। ओके जी, क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। एक्सेल की शीट पे ही मैंने इसको पेस्ट कर लिया सो दैट कि हमें बार बार जो है वो ना चेंज करना पड़े। क्वेश्चन इस तरह से है जी, समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आरटी लिमिटेड इज एज फॉलो। फाइनेंशियल पोजीशन उसने बताई हुई जी, एसेट्स 375 मिलियन के थे, करंट एसेट्स 25 के थे, टोटल है जी 400, कैपिटल एबिलिटीज में शेयर कैपिटल 50 मिलियन है और उसकी फेस वैल्यू है 1। ठीक है, रिजर्व्स 150 के हैं, डेट कैपिटल 175 का है और करंट लायबिलिटीज कितनी हैं हमारे पास 25 की। तो इस तरह से हमारे पास दोनों तरफ का जो टोटल है वो 400 आता है बैलेंस शीट में। कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट उसने स्टार्ट किया है, यानी कि इट्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट 100 मिलियन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 47 है। ठीक है, तो 100 में से 47 माइनस किया तो वही है 53 में से 13 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को माइनस किया तो हमारे पास बच गया जी बाकी कितना 40 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके जी, 40 में से जब हमने 30% इसमें से क्या किया, इसका टैक्स को लेस किया तो उसके बाद हमारा जो टैक्स आ गया वो कितना आ गया जी 20 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 28। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसिंग हो गई, काइंडली ये सब लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा। वो क्या है कि जी 40 में से 12 माइनस करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ना 28, इस 28 के आगे लिख लीजिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, काइंडली सब लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो 28 आ रहा है ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अपना इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, मैं इसको करेक्ट करके इसका दोबारा से नया वर्जन भी भेज दूंगा। ठीक है, ये देखिएगा जी, प्रॉफिट क्या क्या है आपके पास आ रहा है 40 में से लेस करेंगे, ये देखिए मैं इसको करेक्ट भी कर रहा हूँ, टैक्स कितना 30% और ये आ जाएगा 12, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा जी, फिर मैं अब जल्दी से लिख रहा हूँ इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको पता है कितना 28। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक हो गई जी, तो इसको काइंडली सही कर लीजिएगा। ओके, डिविडेंड कितना है हमारे पास 16, तो रिटेन प्रॉफिट हमारे पास कितने आ गए 12। एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने क्या कहा, द कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल फॉर इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विच कॉस्ट देम 62.5 मिलियन। कहते जी उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, तो नए प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या करना है 62.5 मिलियन जो है वो इसके ऊपर वो लगाएंगे, क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट। दिस विल एड 12.5 मिलियन ईच ईयर टू प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कहता जी उनका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें वो कितना एडअप कर देगा 12.5 मिलियन। और याद रखिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो याद रखिए यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ सो दैट हमें ये क्लियर हो जाए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ओके, तो ठीक है जी। उसके बाद आ गया देयर आर टू वेज टू रेज फाइनेंस। पहला, टू इश्यू राइट शेयर बाय मींस ऑफ 1 फॉर ईच। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को शेयर्स इश्यू करेंगे। ठीक है, इतना 1 फॉर 5 शेयर्स, और 1 फॉर 5 शेयर का क्या मतलब है, जिसके पास 5 है उसको हम एक शेयर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने हैं 50 मिलियन, कितने हैं जी
50 मिलियन, तो 50 मिलियन को हम मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मिलियन शेयर हम इशू करेंगे, लेकिन हमने रेज कितना करना है 62.5 मिलियन। अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। टू बोरो डेट, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम लोन ले लें और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देंगे 9% पर एनम, जिसके ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट पड़ेगा 9% का। द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स डिविडेंड पर शेयर, द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स डिविडेंड पर शेयर फ्रॉम 0.32 पर शेयर टू 0.36। कहता है जी इस वक्त वो दे रही है हर शेयर के बदले में 0.32, लेकिन वो फ्यूचर में देना चाह रही है 0.36। कंपनी का टैक्स रेट उसने ऊपर बता भी दिया, नीचे यहाँ पे नहीं भी बताता तो कोई भी मसला नहीं था। अगले में उसने एक कैप्शन लगाई, उसने कहा जी कंपनी डज नॉट वांट टू इंक्रीज इट्स गियरिंग लेवल। गियरिंग हमें पता है अमाउंट ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सो इन एडिशन कंपनी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है जी किसी शेयर अर्निंग पर शेयर का कम हो जाना, ठीक है। सो याद रखिए कि जब नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से ज्यादा होते हैं तो पक्की बात है कंपनी की जो डाइल्यूशन है वो आती है। जो कंपनी ईपीएस डाइल्यूशन जो है ये एक पर्टिकुलरली पूरा टॉपिक है। फिलहाल आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने पास नोट कर लीजिए कि अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि जो डाइल्यूट होना उसको कम होना, यानी कि उसमें वॉलेटिलिटी का जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, रीड्राफ्ट द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू प्रोजेक्ट बीइंग फाइनेंस्ड बाय क्या है डेट, और दूसरा क्या है इक्विटी। क्योंकि उसने ऊपर क्या बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम शेयर इश्यू करें या दूसरा क्या करें डेट। सही हो गया जी। फिर क्या है जी कैलकुलेट रिवाइज ईपीएस अर्निंग पर शेयर। हमने लास्ट टाइम देखा था कि जी प्राइस अर्निंग रेशियो भी था, डिविडेंड अर्निंग यील्ड भी था, लेकिन उनमें मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स को इम्पैक्ट या इफेक्ट करता है या जो रेशियो हमें बताती है वो हमारे पास क्या होती है अर्निंग पर शेयर। थर्ड वन है जी कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ ऑन गियरिंग ऑन द कंपनी, गियरिंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। और लास्ट उसने पूछा है जी विच मेथड इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। सो मैंने जिस तरह से पहले बताया कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो आपकी बुक का था, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है जी। ये काइंडली जी नोटेशन मत कीजिए, इसको क्या कहते हैं अपना इसकी लाइनिंग मत कीजिए जी काइंडली, ठीक है। ओके जी। सो काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। हमें क्वेश्चन क्लियर है क्या है कि एक हमने क्या करना है, हमने शेयर इश्यू करने हैं, दूसरा हमारा क्या है कि हमने डेट इश्यू करना है, ठीक है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, जल्दी से इसकी थोड़ी सी वर्किंग करके इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरह से ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर लिया जी। ओके जी। करंट ईपीएस हमारी इस वक्त की करंट ईपीएस क्या है जरा जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं कि हमारा रिटेन प्रॉफिट कितना है 12, इससे पहले क्या था 60। क्वेश्चन हम ये वाला खोल दें क्योंकि ये आ गया हुआ है। सो ईपीएस क्या था जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 मिलियन, ठीक है। तो काइंडली जल्दी से जरा कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा और मुझे बताइए ईपीएस क्या आ रही है 28 डिवाइडेड बाय 28 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हमें पता है, तो वो कितना आया जी 28 डिवाइडेड बाय क्या है 50। तो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको देखा तो ये कितना आ गया, कितना आया जी, इतना ही आ रहा है 0.56। ठीक है, यही है, हाँ जी 0.56। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं जी 56 सेंट्स भी लिख सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। अगर हम 0.56 लिखेंगे तो ये 0.56 डॉलर्स में है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पूरा लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा जी हमारे पास ये 56 सेंट्स। अच्छा, दूसरा इन केस ऑफ डेट, इन केस ऑफ डेट, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं। पहला ऑप्शन क्या है जी इन केस ऑफ डेट, तो क्या कहते हैं एडिशनल, मैं यहाँ पे नीचे लिखने लगा हूँ एडिशनल इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट। क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया कि हमें कितनी पड़ेगी जी 62.5 मिलियन। नया डेट कितना लेना है 62.5 मिलियन। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पड़ेगा 9%। कितना 9%। तो जरा निकालिएगा 62.5 का 9% क्या आएगा, एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट, जल्दी से निकालिएगा जी। 62.5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 9%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया 62.5 मल्टीप्लाई बाय 9%, तो आंसर आ रहा है जी मेरा 5.6। ठीक है, तो मैं इससे बचने के लिए इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ, तो राउंड ऑफ करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया कितना 6। ठीक है जी, ये मैंने इसको राउंड कर लिया हुआ है। अब अपने पास लिख लीजिएगा जी, मैंने इंटरेस्ट एडिशनल इंटरेस्ट कितना कर लिया 6, मैंने इसमें राउंड जो है वो कर लिया। अच्छा जी, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके जी, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स उसने क्या कहा था कि जी 1, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 फॉर 5, 1 फॉर 5। तो हमारे पास करंट शेयर्स कितने हैं, करंट शेयर्स कितने हैं जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम स्टैंड्स फॉर मिलियन। हमारे पास है जी कितने 50 मिलियन शेयर्स हैं। कितने हैं 50 मिलियन। ये देखिए क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ कितना 50 मिलियन। ये मैंने इसको यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया। ठीक है जी, तो न्यू शेयर्स कितने आएंगे, न्यू शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से 50 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। किस तरह से, क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कि 1 फॉर 5, 1 फॉर 5, सही हो गया जी। तो यहाँ पे कितना निकल आया ऑब्वियसली 10। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर, अगर हम ये करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे जी 60 मिलियन। सही हो गया, कितना 60 मिलियन। अब यहीं पे काइंडली एक बात को समझ लीजिएगा, ये कितना है 10 मिलियन शेयर, और उसकी फेस वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि जी फेस वैल्यू उसकी कितनी है, वो हमें बताई हुई कितनी $1, कितनी $1। ये देखिएगा बैलेंस शीट में कितनी है जी $1। सही हो गया। अब हमने जो पैसे कितने इकट्ठे करने हैं, हमें जो प्रोजेक्ट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है जी
हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है जी, 62.5 मिलियन की। कितने की? 62.5 मिलियन डॉलर की। सही हो गया? ये पॉइंट सिर्फ समझ लीजिएगा जी, सिंपल, सिर्फ एक ये पॉइंट है समझने वाला। और हमने इशू कितने करने हैं? इशू कितने करने हैं? 10,000 न्यू शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन लगाने लगा हूं, ये ठीक हो गया। कितने पैसे हैं? और ये कितना है? $1। तो आप क्या करें, 62.5 डिवाइडेड बाय 10 कर दें। 62.5 62.5 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आया जी? 62.5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा कितना? 6.25। 6.25। तो हम यहाँ पे क्या एस्यूम करेंगे कि इस वक्त जो मार्केट प्राइस है, मार्केट शेयर ऑफ द प्राइस या मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, वो इतनी है। इसलिए हम इसके ऊपर इशू करेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू पे हम नहीं करते हैं, पक्की बात है। हमारी मार्केट की वर्थ बन चुकी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, किस प्राइस पे करेंगे? मार्केट प्राइस पे। सो 62.5 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया? 6.25। अब ये 1 और ये जो डिफरेंस है इसका, ठीक है, देखिएगा कैसे। मैं यहां से अब इसको करने लगा हूं, ये देखिए, इस तरह से करने का जो ये डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 62.25 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 5.25। ठीक है, ये क्या निकला है मेरे पास? डिफरेंस। तो याद रखिए, हमें पता है ना क्या होता है, मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते हैं? बताएगा कोई जल्दी से? पता है आप सब लोगों को? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइनस फेस वैल्यू क्या आएगा? वो तो पता चल गया। 6.25 माइनस 1 करें तो क्या आता है? इसका फर्क क्या आता है? इसको क्या कहते हैं? किसी को नहीं पता? मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू का जो फर्क होता है उसको क्या कहते हैं? यार आप लोगों ने सुना नहीं होगा ये, शेयर प्रीमियम। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, ये पता है हम लोगों को कि नहीं शेयर प्रीमियम का? आवाज आ रही जी सबको? जी बाकी सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा जी, क्या हमें नहीं पता शेयर प्रीमियम का? देन सो क्या है जी, याद रखिए, जब भी हमें कोई भी नई फाइनेंसिंग होती रिक्वायर्ड होती है तो हम यहाँ पे, हाँ शाबाश, पता है ना। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिफरेंस आएगा, ये क्या आ रहा है हमारे पास? शेयर प्रीमियम। सो 1 फेस वैल्यू है, ठीक है, और डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? 6.25। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? शेयर प्रीमियम। ओके जी, अब हम एक्चुअली जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी ये हमारी क्या थी? वर्किंग्स थी। ये है हमारी वर्किंग्स। अब यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ जी। सोल्यूशन में मैंने क्या किया, ये आधे आधे घंटे के बाद लोग आ रहे हैं, काइंडली सब लोग टाइम पे आएंगे जी, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ। ये देखिए जी, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे फाइनेंस विद डेट। ठीक है, फाइनेंस विद डेट। तो इसको ऐसा करते हैं कि मैं इसको कर लेता हूँ जी, 1 मिनट से लीजिएगा। फाइनेंस विद डेट, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसी को मैंने
क्या कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके लिख दिया फाइनेंस विद इक्विटी, फाइनेंस विद डेट और फाइनेंस विद इक्विटी। ठीक है जी। क्या करना है, हमने इसका, उसने हमें रिक्वायरमेंट में पूछा क्या हुआ है, उसने हमें रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम अब यहाँ पे बनाने लगे हैं जी प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। किस तरह से, एक डेट फाइनेंसिंग से, दूसरा इक्विटी फाइनेंसिंग से। उसने क्या कहा था जी हमें कि हमारे क्वेश्चन में उसने बताया था कि कितना प्रॉफिट नया ऐड करेगा वो 12.5 मिलियन किसमें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 53। कितना है जी 53। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया पीबीटी पीबीआईटी, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास गिवन कितना है 53 और 53 यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो हमारा एडिशनल आएगा, ताकि हमें याद रहे, वैसे हमें ऊपर इकट्ठा करके लिखना चाहिए था, एडिशनल प्रॉफिट या न्यू प्रॉफिट कितना आया, उसने हमें क्वेश्चन में बताया था कितना जी 12.5 जो है वो यहाँ पे आ गया और 12.5 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम कर लेते हैं सम, ठीक है जी, यहाँ पे हमने कर लिया सम और ये आ गया हमारे पास, इसको मैंने लिख दिया रिवाइज्ड पीबीआईटी, ठीक है, रिवाइज्ड पीबीआईटी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, इसमें वैसे कोई नई चीज नहीं थी, सिंपल हमने जो करंट पीबीआईटी है उसमें हमने क्या किया है, इसको एडअप किया है। काइंडली सब लोग मेरे साथ हैं जी यहां तक। ठीक है, ये डेट है, मैंने इसको डिफरेंट कर दिया और ये हमारी क्या है जी इक्विटी, इसको मैंने अलग से कर दिया। ठीक है, हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा इंटरेस्ट। हमारे पास करंट इंटरेस्ट जो है वो क्वेश्चन में कितना है जी, करंट इंटरेस्ट कितना है जी 13। कितना इंटरेस्ट है, करंट इंटरेस्ट है 13 और न्यू इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है, न्यू इंटरेस्ट कितना निकाला है 6। इन केस ऑफ डेट कितना निकला हुआ है 6। सो अब याद रखिए यहाँ पे इंटरेस्ट मैं वैसे अलग अलग करके लिख रहा हूं, एग्जिस्टिंग हमारे पास क्वेश्चन में उसने कितना बताया हुआ है 13, ठीक है, तो ये दोनों केसेस में 13 ही रहेगा। ठीक है, और न्यू इंटरेस्ट ताकि हमें याद रहे, ठीक है, डेट के केस में कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है 6, कितना पड़ रहा है 6, तो ये आ गया जी यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। इज इट ओके जी, क्योंकि अगर मैं इक्विटी से फाइनेंस करूंगा तो मुझे नया इंटरेस्ट कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है सबको। काइंडली मुझे ओके लिख दिया करें। हाँ जी शाबाश, सब लोग, साद ने लिख दिया, फहीम ने भी, ठीक है, बाकी के लोग किधर हैं, ये मानव वगैरह, कामरान, अली रजा, काजमी, अशर, किधर है सब लोग। शाबाश जी, मैसम, अब्दू, सबका आ रहा है, ठीक है। सो न्यू इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 6। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरेस्ट का मैं टोटल कर रहा हूँ जी, इन दोनों का, ये देखिए मैंने इसको लगा दिया, एक ब्लॉक लगा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 19 और यहाँ पे मेरे पास 13 ही रहेगा।
अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने टाइम बचाने के लिए इसको पीबीटी लिख दिया, और ये जो था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस कर दिया ये, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो सिंपली मैंने ये जो इंटरेस्ट था ये इसमें से क्या कर दिया, हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच इरफानुल्लाह, सही हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारे पास निकल आया, एक केस में निकला कितना 46.5, और यहाँ पे कितना निकला 52.5। लेस करते हैं जी टैक्स रेट, और टैक्स रेट हमारे पास क्वेश्चन में आई बिलीव कितना है 40%। जी ये उसने बताया हुआ कितना, नहीं सॉरी 30% था जी, टैक्स कितना था 30% है। तो निकालिएगा कितना आया जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, टैक्स इसका 46.5, 46.5 का 30% कितना आया, is equal to this multiply by 0.30, ठीक है, is equal to this multiply by 0.30, हाँ जी 13.95, ठीक है। तो यहीं पर अच्छा चलो ऐसा करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकला है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस दिस वन, तो आ गया 32.55, और ये कितना आ गया 36.5। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास ये देखिए मैंने इसको ग्रीन में बोल्ड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसकी साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास कितना आ रहा है 32.55, और यहाँ पे कितना आ रहा है 36.75। इन दोनों को मैं यहीं पे राउंड ऑफ कर लेता हूँ ताकि हमारी आगे जान छूट जाए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, ये मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जी, आप आपकी मर्जी है, आप इसको राउंड करें, मैंने इसको राउंड कर लिया, ठीक है जी। तो राउंडेड फिगर आ गई मेरे पास कितना 33 और 37। अब यहीं पर ही यहाँ पर मेरा ये काम पूरा हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि उसने हमें क्या कहा था जी, पहला उसने हमें कहा था कि जी मुझे रिवाइज्ड क्या निकाल के दें, ईपीएस, रिवाइज क्या निकाल के दें, ईपीएस, ओके। तो अब हमारी यहाँ पर मर्जी होती है कि हम इसके डिविडेंड माइनस करें या ना करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो हमारे क्या कहते हैं उसका फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। डेट के चक्कर में जब हम डेट करेंगे तो याद रखिए नए शेयर्स नहीं इशू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वही जो पुराने कितने हैं 50 मिलियन, वो यही रहेंगे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख लिया जी क्या मिलियन, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 50, और जब यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे याद रखिए मेरे पास क्या होगा, नए शेयर्स कितने ये निकाले हुए जी मैंने ऑलरेडी आपके सामने निकाले हुए कितने 60 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, ये आ गया मेरे पास 60 मिलियन, ऑलरेडी हमने इसको ऊपर किया भी हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में फिर से बता देता हूँ 50 + 10, ठीक हो गया जी। तो अर्निंग पर शेयर अब मेरे पास सिंपल निकल आएगा, किस तरह से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो क्या निकल आया जी 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, कितना निकला जी 0.651, और पॉइंट कितना आ गया 6125, ठीक हो गया।
अब हमारे पास ये दो निकल आए जी, क्या, ईपीएस। सही हो गया जी। अच्छा जी, इस तरह से करते हैं कि ईपीएस का एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ईपीएस किस तरह से, यहाँ पे मैंने लिख लिया करंट, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, करंट, डेट के हिसाब से और इक्विटी के हिसाब से। ठीक है, तो करंट में मैं यहाँ पर ये लिख लूँ, ये मैंने ऑलरेडी निकाली भी हुई है, ये निकली हुई है ना 0.56, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 0.65, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, हारिस जलील साहब यू आर 40 मिनट्स लेट। अच्छा जी, क्या है ईपीएस, जरा देखिएगा जी काइंडली सब लोग। करंट मेरे पास कितनी है, करंट है जी मेरे पास 0.56, ठीक है, डॉलर्स में, और ये कितनी है 0.65, और इक्विटी में कितनी है 0.6125। तो इसका मतलब है ये बात तो सेटिस्फाई होगी। ये देखिए उसने एंड पे हमें क्या कहा था कि कंपनी इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डाइल्यूशन, कम नहीं हो रही, कमी नहीं हो रही। तो देखिए करंट कितनी थी 0.56, दूसरा कितना था 0.65, और तीसरी कितनी थी 0.6521। तो इन दोनों मेथड्स को ही चाहे ले लें तो हमारी करंट ईपीएस से बहरहाल ईपीएस क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है ना। आप खुद से देख लीजिए, यहाँ पे अगर हमें इसको मजीद क्लैरिफाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और यहीं से मैंने इसको कॉपी करके इधर कर दिया, तो इस लेवल पे भी, दोनों लेवल पे मेरे पास क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। सही हो गया जी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड, ये पॉइंट समझ आ गया हमें। सो इफेक्ट ऑफ, अब हमें अगर हमें कैपिटल एंड गियरिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कैपिटल एंड गियरिंग स्ट्रक्चर में इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ की अगर हम बात करें तो ये है जी, देखें कि अगर हम किसी नए वेंचर में, नए प्रोजेक्ट में जाते हैं तो उस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से, उस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से जो हमारे इसके ऊपर फर्क पड़ता है वो इस तरह से है कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हमारे डेट और इक्विटी के हिसाब से चलेगा और हमारी ईपीएस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक हो गया जी, सही है। ओके, क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, अगर हम ये करें तो हमारा 1 और 2 दोनों हो जाते हैं। सही है। अगला क्या है, इफेक्ट ऑन गियरिंग, इफेक्ट ऑन गियरिंग, और सी उसने पूछा विच मेथड इज एक्सेप्टेबल। अगर हम ईपीएस के हिसाब से करें तो हम कहते हैं कि जी जो मर्जी ले लें, दोनों में ईपीएस जो है वो सही है, लेकिन डेट वाले में, डेट वाले में ईपीएस ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम है, डिनोमिनेटर जब भी हमारे पास कम आएगा, याद रखिए डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा, तो हमारा आंसर उसका क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी, इफेक्ट ऑन गियरिंग। शेर दिल अब आए हैं आप। इफेक्ट ऑन गियरिंग, इफेक्ट ऑन गियरिंग के लिए ऐसा करते हैं, जल्दी से इसकी दोबारा से वो बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि उसकी बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या है, एसेट्स, उसके बाद क्या था, करंट एसेट्स, ठीक है, फिर क्या आ गया, टोटल, ठीक है, उसके बाद क्या था जी, इक्विटी, रिजर्व्स, सही है, फिर
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डेट है और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख लिया वही, जल्दी से मैं यही कॉपी कर लेता हूँ जी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल V, ठीक है। एसेट्स और दूसरा एक डेट के हिसाब से, दूसरा किसके हिसाब से, अपना इक्विटी के हिसाब से। सही हो गया जी। थोड़ा सा फर्क आएगा किस तरह से, यहाँ पे आ जाते हैं इक्विटी में, यहाँ पे शेयर्स कितने रहेंगे, वही 50, यही रहेगा जी, 50 रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। डेट, यहाँ पे यही वाला डेट रहेगा, कौन सा, 175, सही है। लेकिन इधर क्या होगा, फर्क आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 175 प्लस 62.5, 62.5, 175 प्लस 62.5, जल्दी से कीजिएगा क्या आता है, जल्दी से बताइए मुझे। 175 प्लस 62.5 कितना आ गया, 237.5। ये कल नहीं बताइएगा जी, ये सब लोगों को कंफर्म है। एवरीवन जी जस्ट रेज योर हैंड, शाबाश, जल्दी से, सब लोग इधर ही हैं। चलिए जी, थैंक यू। सो इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स इसमें सेम रहेंगे जी। इसमें क्या नहीं ऐड किया इक्विटी में, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि उसमें 62 पॉइंट, उसमें हमने शेयर्स कर लिए हुए ना, हम वो यही करने लगे, बिल्कुल सही गया। यहाँ पे हमने कितने शेयर्स इश्यू किए थे, 10, लेकिन वो यहाँ पे हमने क्या निकाला हुआ, ये देखो 6.25, 6.25 क्या निकाला, सॉरी 5.25 हमने क्या निकाला हुआ है, 60 क्या निकला था, 62.5, दैट इज 6.25 माइनस 1, तो 5.25 शेयर प्रीमियम निकलेगा, जो कि हम यहाँ पे कहाँ पे ऐड करेंगे, रिजर्व्स में, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा काइंडली, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स वाला पॉइंट गौर से, रिजर्व्स वाला पॉइंट किस तरह से देखना है। हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व्स कितने थे, हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व्स कितने आ रहे हैं, 150, कितने आ रहे हैं, 150, सही है। 150 हमारे पास आ रहे हैं जी रिजर्व, सही है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने ईपीएस निकाली थी, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे दो लाइनें यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ, यहीं पर हम कर लेते हैं साथ ही, लेस क्या है जी, डिविडेंड, लेस क्या करना है, डिविडेंड, सही है। क्योंकि उस वक्त मैंने लेस नहीं किया था, बिकॉज हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था, ईपीएस। क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया था, उसने बताया था जी करंटली हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं, 0.32, और यहाँ पे अब हम कितना देंगे, 0.36, कितना देंगे, 0.36। सो यहाँ पे डेट के केस में हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 50 मिलियन, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 60 मिलियन। तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 0.36, आंसर निकाल के देना मुझे जल्दी से। और यहाँ पे कितना है जी, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.36, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.36, क्या उसने क्यों कहा, पर शेयर कितना है, 0.36, हाँ जी, ठीक है। और दूसरे में उसने क्या कहा हुआ है, 36, यहाँ पे कितना निकला जी, 18, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.36 कितना निकलाया, 18, और दूसरे में क्या निकलाया, 21.6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड
प्रॉफिट्स कितना, ये देखिएगा 33 माइनस 18, 33 माइनस 18 कितना निकल आया जी 15, और यहाँ पे मेरे पास क्या निकल आया -22। तो ये इत्तेफाक है हमारे पास कि दोनों में हमारा जो है वो ऑलमोस्ट क्या निकल आता है, रिटेन प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं आ रही, रिटेन प्रॉफिट हमारे सिमिलर आ रहा है। ठीक हो गया, ये कितना निकल आया 33 माइनस क्या किया 18, तो हमारे पास कितना आ गया 15, और 37 माइनस 2। तो ये हमारे पास याद रखिए जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इट्स अ कोइंसिडेंस, ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? हमारा रिटेन प्रॉफिट कितना ऐड हो रहा है 15, और यहाँ पे कितना हो रहा है 15। तो यहाँ पे रिजर्व्स में डेट के हिसाब से, रिजर्व्स में डेट के हिसाब से, क्वेश्चन में रिजर्व्स कितने हैं, क्वेश्चन में रिजर्व्स कितने हैं 150, 150 प्लस 15, प्लस क्या कर देंगे 15, यहाँ पे ये देखिए मैं नीचे ब्रैकेट में बताने लगा हूं 150 प्लस 15, ठीक है, तो ये आ गया कितना, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 165, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा जी 150 प्लस 15 एज इट इज, और प्लस इसमें एक और चीज आएगी जी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे अभी इसको पूरा नहीं लिखने लगा, यहाँ पे लिखने लगा हूँ, विच इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। वो हमने कितना निकाला हुआ है, वो ये देखिए ऊपर हमने निकाला हुआ है कितना 5.25, 5.25 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 से, 5.25 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे 10 से, क्या आंसर आया, शेयर प्रीमियम किस तरह से 10 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5.25, हाँ जी शाबाश, ठीक है, ये याद रखना सिर्फ इसमें। तो कितना आ गया हमारे पास 150 प्लस 15 प्लस 52.5, तो इन तीनों का आंसर इस रिजर्व में आएगा जी, 150 प्लस 15 प्लस 52.5, तो आंसर आ गया 217.5, 217.5, ये याद रखिएगा जी, इसके रिजर्व में और इसके रिजर्व में सिर्फ ये फर्क है कि इसके 52.5 क्या आया है, ये मैंने इसको रेड कर दिया, मैंने इसको रेड कर दिया, और ये इसकी आगे एक्सप्लेनेशन है जी सारी रेड में, ठीक है, क्यों कि हमने पैसे टोटल कितने बढ़ाने हैं 62.5, तो इक्विटी में तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन जाएगा, तो ऊपर वाला 52.5 किस में जाएगा, शेयर प्रीमियम में, ऊपर वाला 52.5 किस में जाएगा, शेयर प्रीमियम में। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी जल्दी से, यहां तक मुझे क्लियर है, ठीक है, अच्छा जी क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्टी टू 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आएगा ना 52.5, ठीक है, हाँ जी 5.25 मल्टीप्लाई बाय 10, खाली 5.25 शहरियार सिर्फ एक शेयर का है, 10 मिलियन से करेंगे तो टोटल शेयर प्रीमियम आ जाएगा। अच्छा जी क्वेश्चन में अगर आए तो जल्दी से, क्वेश्चन शायद हमारा पूरा ना हो सके, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25 और 25, ठीक है, और करंट एसेट्स में भी 25 और 25 वो इसमें भी कर दिया, ठीक है। अब लास्ट चीज क्या आ गई, एसेट्स,
एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स, और इसके बाद ऊपर ये होगा नॉन करंट एसेट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने हैं 375, ये कितने हैं जी नॉन करंट एसेट्स हैं। आजकल रोजे है ना, तो इस वजह से काफी चीजें खाने को दिल करता है। तो नॉन करंट एसेट्स कितने हैं 375 प्लस जो न्यू इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी 62.5, 62.5, ठीक है। प्लस जो हमारा प्रॉफिट में इंक्रीज आया, ठीक है, जो हमारा क्या रहा है प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है कितना 15। ये पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा जी, जो प्रॉफिट आता है ना वो हमारा दो तरह से होता है, यानी कि जाहिर बात है जो हमारा प्रॉफिट किससे चलता है सेल से, तो सेल दो तरह से होती है, एक कैश में ऐड होती है और दूसरी इसमें आ जाएगी। तो ये बेसिकली तो नॉन करंट एसेट्स में नहीं करना चाहिए, नीचे यहाँ पे करंट एसेट्स में 15 जमा करना चाहिए, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए ऊपर ही लिख दिया इसको, ठीक है। दोबारा समझ लीजिएगा जी, जो हमारा प्रॉफिट में इंक्रीज आया होगा वो ये जो 15 है, ये जो 15 नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारा जो प्रॉफिट है ये हमें करंट एसेट्स में ऐड अप करना चाहिए, मैंने इसको यहीं पे ही कर दिया, ठीक है। सो 375 नॉन करंट एसेट्स प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट प्लस क्या आ गया 15, क्या आंसर आ गया जी हमारे पास 452.5, 452.5, ठीक है। तो अगले ऑब्वियसली अगले में भी हमारे पास इतना ही आएगा, बिकॉज उसमें भी हमारा जो है वो 15 ही हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन को आज हम यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो पूरा हो गया। ऑब्वियसली कुछ लोगों की क्लास होती है राइट आफ्टर दिस, सही है जी। तो इसका एक छोटा सा पोर्शन है सिर्फ, वो हम अगली क्लास में 5 मिनट सिर्फ उसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में याद रखिए कि वी हैव अ क्लास एक्टिविटी, ठीक है। तो किसी ने भी क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है। पेज नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कोर्स पैक में पेज 241 242 का जो क्वेश्चन है इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश कीजिएगा अगर ये पूरा हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पहले पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा सॉल्व, और फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो क्लास एक्टिविटी करेंगे, ठीक है जी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। ओके जी, काइंडली जो आज तक का काम है इसको रिव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी हैव क्लास एक्टिविटी। और दूसरी बात लास्ट टाइम जल्दी से सुन लीजिए, भी जिन लोगों के असाइनमेंट अभी भी मिस है कोई भी एक, मुझे आज शाम तक हर सूरत में भेज दें। पिछली असाइनमेंट्स में से अगर किसी एक की भी कोई असेसमेंट मिस है तो मुझे आज लाजमी भेज दीजिए, ठीक है। बिकॉज ये हमारा 13th वीक है, हमने इसको करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जब पूरी जाए तो उसमें आपकी सारी की सारी असेसमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो नेक्स्ट टाइम हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, सही है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। अभी फाइनल नहीं पता बेटा, जो भी होगा कामरान बता दिया जाएगा आपको। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था तो इस वजह से हमने उस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सके थे, तो उसका बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, वो मैं ये एक अलग से वीडियो इसके साथ अटैच करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्लास के लिए टाइम बच जाए। सो हमने अपनी बात खत्म की थी कि हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे नॉन करंट एसेट्स, वो थे जी हमारे पास, ये देखिएगा 375,000, ठीक है जी, ये हमारे पास थे नॉन करंट एसेट्स। और
नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास जो न्यू इन्वेस्टमेंट थी, न्यू इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में उसने कितनी बताई थी, हमने कितनी करनी है 62.5 मिलियन। अब देखिए बात यह है कि इसमें अपना जो 62.5 मिलियन है इसका हमें कैश आएगा, तो कैश का हम फिर क्या करेंगे, ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमारे नॉन करंट एसेट्स में ऐड हो जाएगी। लास्ट चीज़ थी वो ये कि हमारे पास जो 15 का इंक्रीज आया था रिटेन प्रॉफिट का, ठीक है, जो 15 का क्या आया था, ये इंक्रीज आया था, कि यहाँ से मैं इसके लिए एक लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ सो दैट हमें जो है वो कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए जी, ये जो 15 है ये ऑब्वियसली हमारे पास जब प्रॉफिट में आया तो इसका डबल इफेक्ट आएगा, ठीक है। एक तरफ या तो रेवेन्यू में आता है, दूसरी तरफ एसेट्स में आता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा, जैसे सेल करेंगे हम तो एक सेल क्रेडिट होती है और रिसीवेबल डेबिट होते हैं या कैश डेबिट होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसको करंट एसेट्स में भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर ही नॉन करंट एसेट्स में इसको लिख दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास क्या आ रहा है, अपना जो अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब ये हमारे लिए आसान हो गया, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है, ये आ गया सीधा। ओके जी, इसी तरह से विद द सेम रीज़न जब हम फाइनेंस विद इक्विटी करते हैं तो इक्विटी में हमारे पास क्या है 375 हमारे एसेट्स आएंगे, प्लस न्यू इन्वेस्टमेंट वही 62.5 और प्लस कर देंगे 15, तो यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ें रहेगी 452.5। ओके जी, सो यहाँ पे जो डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे डेट एंड इक्विटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो ये क्या है कि यहाँ पे रिजर्व्स में डेट के सूरत में रेवेन्यू में रिजर्व में शेयर प्रीमियम ऐड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शेयर प्रीमियम ऐड हो रहा है। और ये शेयर प्रीमियम कौन से वाला है, ये देखिएगा वही 6.25 माइनस 1 दैट इज 5.25 को हमने 10 मिलियन से क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है जी। सो ऐसा करते हैं कि इसका टोटल करते हैं कि दिस वन प्लस दिस वन, तो ये आ गया जी 475। इसी तरह से सिमिलरली इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 477.5, ये आ गया जी इधर। ओके, इस तरह से इसका भी टोटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी दूसरी तरफ का टोटल क्या आ रहा था, तो दूसरी तरफ का टोटल क्या है जी, इक्विटी प्लस रिजर्व, उसके बाद प्लस डेट है और प्लस कर दिया करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया इसके साथ ही यहीं पे, ठीक हो गया जी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए दोनों जो है वो हमारे पास रिवाइज बैलेंस शीट बन गई आफ्टर न्यू इन्वेस्टमेंट विद टू ऑप्शंस, डेट और इसके साथ इक्विटी के साथ। तो उसने हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, लास्ट जो चीज उसने पूछी थी कि जी कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन गियरिंग जो है वो क्या होगा, सही हो गया। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे गियरिंग निकाल लेते हैं। गियरिंग के लिए फॉर्मूला अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है जी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, आई एम वेरी सॉरी जी। तो गियरिंग का फॉर्म होगा जी हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, और अगर इसमें दिया हो प्रेफरेंस शेयर ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल है, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल है जी, वो है जी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक हो गया।
टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है जी, टोटल एसेट्स हमारे पास ये हैं और करंट लायबिलिटीज ये हैं, ठीक है जी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकाल लिया किस तरह से, 477 माइनस दिस वन, ठीक है जी। कितना आ गया, 452.5। और हमारे पास जो दूसरा है वहाँ पर क्या कहते हैं, इन केस ऑफ डेट और इन केस ऑफ इक्विटी भी हमारे पास जो है वो सिमिलर ही आ जाएगा, बिकॉज इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी। लेकिन फर्क किसमें आएगा, ऑब्वियसली दोनों में डेट का जो लेवल है वो क्या है, फर्क है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हुए कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, टोटल लॉन्ग टर्म डेट वो कितना है जी, 237 इस केस में, इस केस में 175। सो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखेंगे 237.5 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है जी हमारे पास, इसको मैं नीचे लिखने लगा हूँ, 52%, सही है। मीन्स के हम अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें 52% का जो पार्ट है वो क्या होगा, डेट का। और दूसरे में हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी कितना, 38%, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारे पास ये निकल आई। अच्छा, उसी तरह से जिस तरह से हमने ईपीएस का टेबल बनाया था ना ये वाला, इसी तरह से नीचे ऐसा करते हैं, गियरिंग का टेबल भी बना लेते हैं। गियरिंग किस तरह से, एग्जिस्टिंग इन केस डेट और इन केस इक्विटी। तो इन केस ऑफ डेट तो हमारे पास सीधी सीधी ये दिया हुआ, हमने यहाँ पर ही लिख लिया इसको। और दूसरी क्या है जी, इन केस ऑफ इक्विटी वो भी लिख लिया। एग्जिस्टिंग का हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में आए और हमारे पास यहाँ पे ये देखिए टोटल एसेट्स कितने हैं जी, 400 माइनस 25, तो 375, और ये डेट कितना है, 175, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, एग्जिस्टिंग में आपने जो करंट बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में गिवन है उसमें से इसको कर लेते हैं, 400 माइनस 25 तो आ जाएगा 375, तो ये आ जाएगा जी 175 डिवाइडेड बाय 375, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं कम और परसेंटेज में कर लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग निकल रहा है जी कितना हमारे पास, 47%। एग्जिस्टिंग कितना निकल रहा है, 47%, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए 47%, और अगर डेट में करते हैं तो कितना आ जाता है जी, 52%, और इक्विटी में करते हैं कितना, 38%। क्वेश्चन में अगर हम आए तो उसने एक बात कही थी, उसने कहा था जी कि कंपनी अपनी गियरिंग इंक्रीज नहीं करना चाहती, डज नॉट वांट टू इंक्रीज इट्स गियरिंग लेवल। तो अगर हम अब सोल्यूशन में आए तो हमारी एग्जिस्टिंग कितनी थी, 47। अगर हम 47 को कट ऑफ बनाएं, ठीक है, तो हम किसको इशू करेंगे, इक्विटी को, बिकॉज 38% कम है किससे, 47% से। 52 थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये भी कोई बहरहाल इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट है इसकी ऑप्शन कि जी विच मेथड इज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पे जी कि बोथ मेथड्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। कंपनी इसको किसी भी को भी कर सकती है, बिकॉज दोनों में हमारी अर्निंग्स पर शेयर, देखें इसमें ईपीएस ज्यादा है और इसमें ईपीएस कम है, इसमें गियरिंग ज्यादा है और इसमें गियरिंग कम है, ठीक है।
तो अभी हमारे पास ऊपर ऑप्शन है कि हम गियरिंग का लेवल जो है ये भी अगर हम ये देखें तो 50-50 के करीब है, एग्जिस्टिंग भी 47% है, वो भी 50 ही है ऑलमोस्ट अगर हम उसको राउंड ऑफ करें। तो हमारा डिसीजन क्या होगा कि कंपनी की अपनी मर्जी है कि वो किसी भी क्या कहते हैं वे ऑफ फाइनेंसिंग को क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, सो टाइम सेविंग के लिए हमने क्या किया, ये जो एडिशनल है मैंने इसको रिकॉर्ड करवा के इसको भी साथ अटैच कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इसके ऊपर या कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो कल भी मैं अवेलेबल होंगे काउंसलिंग आवर में आफ्टर 2 o'clock, और बुध वाले दिन जो है वो ऑलमोस्ट मैं 10:30-11 o'clock पे अवेलेबल होगा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।